नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा न्यू एज स्टडी डेटा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे ऑनलाइन सिलेबस के लिए और ऑफलाइन सिलेबस के लिए हमने बहुत ही प्रोग्रेस किया। आज हम लोग 10th क्लास के चैप्टर नंबर 12 विद्युत नाम का चैप्टर है साइंस में, उसके बारे में स्टडी करेंगे। केवल हिंदी मीडियम वालों के लिए वीडियो बनाया गया है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वीडियो नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों चैप्टर की। उससे पहले आपको दो तीन चीजें मैं बता दूं कि आज 3 फरवरी है, कल 4 फरवरी को आप सभी का सेमिनार है, आप भूले ना। शाम 5 से 7 2 घंटे मैच, फिर से बता रहा हूं। और फिर 5 तारीख को संडे के दिन आपको एक सेमिनार और है, इसमें 3 सब्जेक्ट पढ़ाई जाएंगी। 5 से 7 मैथ पढ़ाई जाएगी, शाम को सुबह 9 से 12 आपको पढ़ाई जाएगी साइंस, और 12:30 से 2-2:30 बजे तक आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ये आपको सेमिनार में पढ़ाई जाएंगी। ये चीजें नहीं है क्योंकि ये आप ही को पीडीएफ दिया जाएगा ना, इसलिए इसको काटना पड़ेगा। यही पीडीएफ सेम आपको मैं अभी ये सेमिनार पूरा होते ही भिजवा दूंगा। ठीक है, इसमें हम लोग जो जो लिखेंगे वो चैप्टर की शुरुआत होती है। तो उसका सबसे पहला टॉपिक, इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक आवेश। आवेश क्या है? तो कॉपी पेन ले लो अपने साथ, नोट्स बनाते चलो, आपके काम आएंगे। तो देखो आवेश क्या होता है। आवेश क्या है? परमाणु का मूलभूत कण है। परमाणु का मूलभूत कण है। क्या है? परमाणु का मूलभूत कण है। आवेश होता क्या वो भी बताएंगे। अब आवेश है, इसे Q से डिनोट किया जाता है, इसे Q से दर्शाया जाता है। स्मॉल q से भी दर्शाया सकते हैं और कैपिटल Q से भी दर्शा सकते हैं। दर्शाया जाता है किससे? कैपिटल Q या स्मॉल q से। ठीक है, अब आवेश, तो आपको आवेश बताता हूं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? आवेश के प्रकार बता रहा हूं मैं आप लोगों को। आवेश दो तरह के होते हैं। एक होते हैं धनात्मक आवेश और दूसरे होते हैं ऋणात्मक आवेश। एक धनात्मक और दूसरे ऋणात्मक। ऋणात्मक नेगेटिव, अब समझ रहे हो ना? तो धनात्मक पॉजिटिव। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है? एक गुण होता है इनमें आवेशों में कि जैसे भी कोई सेम आवेश पास आता है ना, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, दोनों सेम है आपस में, तब इनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होता है, यानी ये आपस में क्या चले जाते हैं? दूर दूर फेंकने का प्रयास करते हैं एक दूसरे को। पर जब भी पॉजिटिव नेगेटिव आपस में आएंगे ना पास, तब इनके बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। और आकर्षण का मतलब अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, खींचेंगे अपनी अपनी ओर। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा। फिर आपको बताऊं कि हम लोग आवेश, तो आवेश Q इज इक्वल टू एक फॉर्मूला है आपके Ne। अब ये क्या है और ये क्या है? ये क्या है? ये तो है कुल आवेश। यहां से आपके एक छोटा प्रश्न आ सकता है 1 नंबर का। देखो यहां आता है कुल आवेश, N क्या है? आवेश या इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E क्या होता है? E यहां आपको बताऊं, आपने बहुत लोगों ने पढ़ रखा है इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन का आवेश जो हम लोग पढ़ते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं ई के बारे में, केवल ई। अब आपको क्वेश्चन वगैरह है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन सा किस तरह का क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब अगला टॉपिक है अपना विद्युत धारा। तो भाई आवेश जो है, आवेश क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब गति करने लग जाते हैं उस टाइम पे क्या होती है, विद्युत धारा बनती है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है। अब तार में जो करंट आता है उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो विद्युत धारा, धारा को I से डिनोट करते हैं। क्या दर्शाने का तरीका क्या है, I, ये दर्शाया जाता है I से, ठीक है। अब I से दर्शाया जाता है। अब इसकी परिभाषा क्या है, तो परिभाषा आपको मैं बता दूं। देखो, आवेशों के प्रवाह की दर क्या है, आवेशों के प्रवाह की दर प्रवाह क्या होता है, दर क्या होती है, ये आप लोगों को मैं बताता हूं। देखो हमने अभी बात की कि करंट कब आता है, जब आवेश चल रहा है, यानी आवेश का प्रवाह हो रहा है, वो बह रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, उसकी दर, तो हमेशा दर है ना, बट्टे में टी लगाकर क्या करते हैं, निकालते हैं। अब हमें फॉर्मूला निकालना है आई का, और यहां से क्या है, अब दर किसकी है, आवेशों की। फॉर्मूला क्या बना, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब ये क्या है, समय है, कितने समय में कितने आवेश निकले उसको क्या कहते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा का क्या होता है, एसआई मात्रक। इसका एसआई मात्रक क्या है, इसका एसआई मात्रक होता है बेटा एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। और विद्युत धारा की तीव्रता किससे नापी जाती है, एमीटर नाम के एक एमीटर, ये क्या होता है, विद्युत धारा को मापता है। अब एमीटर दिखता कैसा है, एमीटर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, बीच में एक और ऐसे तारों से जुड़ा रहता है प्लस माइनस, ठीक है, ये एमीटर को ऐसे दर्शाते हैं। हमने क्या कर लिया, विद्युत धारा भी जान लिया, विद्युत धारा क्या होती है। चलो तो फिर आगे आते हैं, एक टॉपिक अपने यहाँ छोटा सा है, विभवांतर। विभवांतर क्या है कि देखो हम पढ़ रहे हैं कि आवेशों का प्रवाह कर रहे हैं, पर अब मान लो एक कूलाम आवेश हो, इसको बोला जाता है एकांक आवेश। क्या बोला जाता है, एकांक आवेश। तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। अब विभवांतर को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, विभवांतर को v से डिनोट करते हैं। v इज इक्वल टू होता क्या है, v इज इक्वल टू, हमने देखो परिभाषा से हमेशा निकालना सीखो, एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने में किया गया कार्य, मतलब होता तो वर्क है, पर किसके लिए होता है, आवेश के लिए होता है। तो भाई यहां से यूनिट निकालते हैं हम। यूनिट कैसे निकाली जाती है, देखो अब जैसे यहाँ हम धारा की यूनिट हमने क्या लिखी, एम्पियर। तो आपको एक चीज दिखाता हूँ, लिख लेना कि एम्पियर तो होती है, इसके साथ क्या होती है, देखो अपन फॉर्मूले से इसकी यूनिट निकालते हैं। आवेश ऊपर है, आवेश की यूनिट हमने आपको नहीं बताई, दोबारा बताऊंगा। आवेश का मात्रक बेटा देखो यहाँ लिख लो, एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम, और इसको सी से डिनोट किया जाता है। और यहाँ क्या बताऊं आपको, एक चीज और छोटी सी लिख लेना कि जो कूलाम है क्यू, इसका फॉर्मूला हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो क्यू को यहाँ रख लो, उधर क्या बना IT, Q इज इक्वल टू IT लिख सकते हैं, पर ये फॉर्मूला आप पहले नहीं लिख सकते अगर चैप्टर से चल रहे हो, ठीक है।
हम लाइन वाइज एक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो देखो यहाँ से एक फॉर्मूला और बनेगा, या कौन बना, कूलम, ऊपर कौन है, कूलम, कूलम को हम सी से डिनोट करते हैं, बाद में लिखेंगे। और समय को किससे लिखते हैं, टी को सेकंड, तो ये क्या होगा, सी अपॉन एस, कूलम पर सेकंड। और यहां से हम एक और निकालेंगे, तो कार्य का मात्रक कौन होता है, जूल, और जूल के बट्टे में कौन है, क्यों, यानी आवेश, कूलम। इसका मात्रक क्या आया, जूल को मैं जे से डिनोट कर रहा हूं, और कूलम को ऊपर ले गए तो पावर -1, यानी जूल पर कूलम। अब इसका एक मात्रक और होता है भाई, इसका मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है, क्या होता है, वोल्ट। इसे वी से लिखा जाता है, इसी कारण लिखा जाता है, ये विभवांतर है 1 वोल्ट, ठीक है। अब आपको परीक्षा में क्या है, पूछ लिया जाए कि 1 एम्पीयर धारा की परिभाषा लिखिए। 1 एम्पीयर धारा की परिभाषा ये है कि जब एकांक समय में प्रति जब एकांक आवेश जब एकांक आवेश एकांक समय में प्रवाहित होता है तो उसको एकांक धारा या 1 एम्पीयर धारा कहते हैं। सिमिलरली एकांक आवेश को यदि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो दोनों 1/1 कट के 1 हो गया, 1 वोल्ट या 1 वोल्ट विभवांतर कहलाता है, ठीक है। अब अगले जो टॉपिक देखते हैं अपने, अगला है विद्युत परिपथ। उससे पहले मैं आपको थोड़ा ये बता देता हूं, विद्युत उपकरणों के प्रतीक। विद्युत उपकरण देखो वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है, पर हम जानते हैं कि विद्युत उपकरण क्या होते हैं। जो जो बिजली सप्लाई के काम में आती है ना चीजें, जैसे तार वगैरह है, बल्ब है, और हमने इसी में देख लेंगे विद्युत सेल है, बैटरी है, और अपने स्विच हुआ, तार होते हैं, ये मैंने बता दिया, बल्ब होता है, प्रतिरोधक है, ये आपके नहीं पता, आपको ये चीजें आपको नहीं पता पर बता दूंगा। पर इसको गौर लगा के देखो, विद्युत सेल ऐसा दिखता है। हम जो भी विद्युत सेल के बारे में या चित्र में बनाएंगे तो विद्युत सेल ऐसे नाम नहीं लिखेंगे, ये प्रतीक चिन्ह होते हैं इनके। बैटरी और सेलों का संयोजन का ये प्रतीक चिन्ह है। खुली कुंजी यानी स्विच जब चालू हो या बंद हो उसके 2 चित्र दिए गए हैं, बंद कुंजी का ये दे रखा है और खुली कुंजी का ऊपर दे रखा है। ये तार संधि है कि जब 2 या 2 से अधिक तार देखो आपस में आकर यहाँ मिल रहे हैं, कहां मिल रहे हैं, वहीं एक पॉइंट बना रखा है अगले ने, ठीक है। आगे देखो बिना संधि के तार क्रॉसिंग, अगर तारों को हम ना जोड़े ऊपर नीचे से गुजारे तो ऐसे क्रॉसिंग होती है। अब क्या है, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब ऐसा दिखाई देता है, चिन्ह भी है इनके, ये प्रतीक चिन्ह है। अब देखो प्रतिरोधक, प्रतिरोधक ऐसा दिखाई देता है। अब धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक का दूसरा नाम देखो यहाँ 9 नंबर, 9 नंबर का यहाँ 9 नंबर दूसरा नाम परिवर्ती प्रतिरोधक लिखा गया है, ठीक है। 10 नंबर एमीटर, और 11 नंबर है आपको वोल्टमीटर। इसमें वोल्टमीटर में V आता है, एमीटर में A आता है। अब एमीटर और वोल्टमीटर क्या क्या काम में आते हैं, देखो एमीटर काम में आता है करंट, विद्युत धारा को नापने के लिए, और विभवांतर को नापने के लिए कौन काम आता है, वोल्टमीटर। अब विद्युत परिपथ क्या है, विद्युत उपकरणों की, विद्युत उपकरणों को सुव्यवस्थित रूप में लगाकर जो व्यवस्था उत्पन्न होती है, जो व्यवस्था बनती है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। यानी इन सभी में से आप विद्युत उपकरणों का आपस में जोड़ोगे तो क्या बनेगा, एक विद्युत परिपथ बनेगा, एक सर्किट बनेगा। जैसे हम बताएं, आप बिना तार के बल्ब चालू नहीं कर सकते, बिना बल्ब के आप प्रकाश नहीं ला सकते, और बिना मतलब लाइट के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, तार हो चाहे सब कुछ हो, और लाइट ही नहीं है तो क्या करोगे। तो आपको मैंने
इनमें कोई अंतर नहीं बता रहा हूँ, पर दोनों एक साथ समझ आ जाए इसलिए बता रहा हूँ। देखो वोल्ट मीटर है, ये मैंने अभी आपको पिछले चित्र में पिछले पेज पर ही बताया था कि ये V से दर्शाया जाता है, और ये कैसे दर्शाया जाता है, ये A से दर्शाया जाता है। अब प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध भाई इसका क्या होता है, ज्यादा, इसका कम। और क्रम देखें तो इनको किस क्रम में जोड़ा जाता है, और श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रमों में जोड़ा जाता है। यह आपका नॉर्मल हो गया। अब ओम का नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन योर चैप्टर, यहां से आपके एक दो न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, आपको प्रूफ भी करवा सकता है कुछ। तो ओम का नियम सुन लो। एक वैज्ञानिक थे जिनके बारे में मैं शुरुआत से नहीं बता रहा, नॉर्मल बता रहा हूं, जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने क्या किया, एक चीज बताई कि उन्होंने बताया कि जब किसी तार, मतलब कोई भी तार है, उसके दो सिरे होंगे, दो मतलब इसको मान लो हम तार माने, तो इसका एक सिरा यहाँ है, एक सिरा यहाँ है, दो सिरे, ये पूरा तार है। अब क्या, तार की कुछ मोटाई भी होगी, उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मैं लिखाऊंगा वो चीजें। अब तार की कुछ लंबाई भी होगी, वगैरह होगी। इसके बारे में इन्होंने क्या कहा कि जब भी कोई तार लिया जाए, भौतिक परिस्थितियां जैसे तापमान, अब भौतिक परिस्थितियां क्या होती है, अपना वातावरण होता है ना, वही भौतिक परिस्थितियां जैसे तापमान है, दाब है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर होना चाहिए। तो क्या है कि साधारण भौतिक परिस्थितियों पर जब किसी तार को रखा जाता है और उसे बैटरी के सिरों से जोड़ा जाए, तो बैटरी के सिरों से जोड़ने पर क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर होगा। तो वो जो विभवांतर उत्पन्न होता है ना, ये जॉर्ज साइमन जी कहना चाहते हैं कि जब किसी तार को सामान्य भौतिक अवस्थाओं में किसी बैटरी से जोड़ा जाता है, तो उस तार में उत्पन्न विभवांतर क्या होता है, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। किसके, धारा के। अब देखो धारा है, विद्युत धारा मैंने बताया I से डिनोट करते हैं। और अब एक चीज ध्यान रखो, समानुपाती का जब भी चिन्ह हटाते हैं तो उधर कोई ना कोई क्या करते हैं, नियत राशि आती है, कांस्टेंट आती है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं V समानुपाती दे रखा है I के। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, V I R। ये आपका एक फॉर्मूला है। अब यहां R क्या है मैं वो बता रहा हूं। देखो जब भी किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं, तो मतलब एक चीज बताओ, न पढ़ने वाले बच्चे को आप नहीं पढ़ा सकते, उसको बोलोगे मैं पढ़ ले तो वो विरोध करेगा, नहीं पढ़ूंगा। उसी तरह क्या है, जब भी आप लोग तार में से करंट फ्लो करवाते हो, तब करंट के फ्लो होने का भी एक विरोध होता है, उसको भी रोकने के लिए कोई ना कोई आगे आता है। तो जब करंट, कई बार क्या होता है, करंट जब हम फ्लो करवाते हैं तो उसका जो विरोध होता है ना, उस विरोध को कहा जाता है R, और इसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या, प्रतिरोध। अब आपको प्रतिरोध के बारे में पूछ ले कि चलो प्रतिरोध के बारे में कुछ अलग बताओ, तो देखो प्रतिरोध का हम पहले बात तो सूत्र निकालेंगे। यहां से क्या होगा, V तो इधर है, I को इसके पट्टे में भेज दिया, ये क्या है, इसका सूत्र आ गया। बहुत सारी चीजें बताऊंगा। और यहां से आप धारा का एक सूत्र और मिल गया। देखो धारा का अभी तक हमने क्या पढ़ा था, Q अपॉन T पढ़ा था, कौन, धारा। पर यहां से एक और आ गया, देखो R को नीचे भेज दो, V अपॉन R भी क्या होती है, धारा होती है। ये चीज भी आगे समझ में, एक सूत्र और बन गया भाई। फिर देखो प्रतिरोध के मात्रक की बात करें, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अभी ओम होता तो कुछ नहीं है, इसको ऐसे लिखा जाता है। देखो अभी ओम क्या होता है, जॉर्ज साइमन ओम जिन्होंने खोज किया, उन्हीं के लास्ट नाम ओम ले लिया गया और उससे इनको ओम नाम की एक मात्रक बना दिया गया। ये ऐसा ही मात्रक किसका है, प्रतिरोध का है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक,
जो विरोध करे उसको प्रतिरोध कहते हैं। ये करंट के धारा को बहने का विरोध करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रतिरोध। ठीक है, अब ओम का नियम तो था इतना ही, पर इससे ग्राफ बना सकते हैं हम। क्या ग्राफ है वो देखो, ये ग्राफ है ना, ये मतलब आप बुक में देखते हो तो सोचते नहीं यार कोई काम का तो है नहीं, क्यों यार देखिए ये बहुत काम का है। अब है कैसे वो देखो, ग्राफ बनाना बहुत इजी है। ये क्या बोल रहा है जॉर्ज साइमन कि विभवांतर और धारा एक ही तार में जब करंट, यहां से मान लो ये मेरे दो बैटरी के टर्मिनल है, इन बैटरी के टर्मिनल्स को मैं यहां से जोड़ दूंगा तो इसमें करंट फ्लो होगा, वो करंट मान लिया आई, और इनके सिरों के बीच में एक आवेश है। बैटरी में क्या होता है, करंट ये ऐसे घूमता है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। क्या था, प्लस से चलो यहां से करंट निकला, एक क्या निकला, आवेश निकला, वो यहां से आके यहां गया, मान लो एक गुलाम था, तो क्या हुआ, एकांक आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आया और कोई काम करना पड़ा, तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर। तो यही आपके क्या बनेगा, अब जैसे आपको बनाकर बताऊं, विभवांतर और इधर क्या होगी, धारा लेगी, ये दोनों क्या है, समानुपाती, यानी विभवांतर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगी, ऐसा बनेगा। देखो मान लो ये पॉइंट लिया मैंने, फिर ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया, शुरुआत में ये लो विभवांतर ये इतना है। अब मान लो ये विभवांतर बढ़ा दिया हमने, तो धारा नहीं बढ़ी क्या, धारा भी तो बढ़ी। जितना विभवांतर जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे धारा भी बढ़ती जाएगी। ये ग्राफ आपको एग्जाम में बना के आना है, बस यहाँ धारा आई लिख देना और यहाँ विभवांतर भी लिख देना, ये आपका ओम का नियम कंप्लीट। अगला देखो ओम का नियम कंप्लीट। हाँ अब देखते हैं विभवांतर, सॉरी प्रतिरोध। तो प्रतिरोध देखो हमने आर क्या पढ़ा है, अभी पढ़ा है कि V अपॉन I को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। SI यूनिट हमने पढ़ी है, SI मात्रक क्या पढ़ा है इसका, मात्रक SI तो पढ़े हैं। देखो वैसे तो ओम पढ़ा है, हम पहले ओम ही लिखेंगे, पर एग्जाम में पेपर में ओम नहीं लिखना है, ये लिख के आ जाना, ये इसका चिन्ह होता है। वैसे तो आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, इतनी बुक तो हो नहीं, ठीक है, तो आपको क्या है SI मात्रक। अब इसका एक फॉर्मूला और बना सकते हैं हम, R का एक और मात्रक क्या बना सकते हैं, देखो V का मात्रक वोल्ट होता है और I का मात्रक एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर को भी क्या कहा जाता है, ओम कहा जाता है। अब देखो आपको पूछ ले कि एक ओम की परिभाषा बताओ, एक ओम क्या है, जब एक वोल्ट विभवांतर तथा एक एम्पियर धारा हो तब उस तार में उत्पन्न प्रतिरोध कितना होगा, एक ओम। ठीक है, अब इसकी निर्भरता ये किस पर निर्भर करता है, तो देखो मैं बताऊं, प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोध की निर्भरता तो प्रतिरोध की निर्भरता वही मैं बता रहा हूं आपको नीचे। ठीक है, देखो प्रतिरोध की पहली निर्भरता देखो, प्रतिरोध जो है ना वो क्या करता है, समानुपाती होता है तार की लंबाई के। ये तार जितना लंबा होगा इतना है, मान लो इतना है, तार की लंबाई है फिक्स है, मान लो इसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध है। अगर तुम लोग तार की लंबाई बढ़ाओगे, देखो तार की लंबाई बढ़ेगी ना तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, R समानुपाती L। ठीक है, ये पहला। फिर दूसरा देखो, अगर लंबाई बढ़ाओगे तब तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अब ये व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/, अनुप्रस्थ काट। अब यहां लिख लेना भाई, ये एक को क्या बोल रहे हैं हम, अनुप्रस्थ काट। ये अनुप्रस्थ काट क्या होती है, तार की मोटाई। अगर तार को लंबा किया तब तो प्रतिरोध बढ़ेगा, पर अगर मोटाई को बढ़ाओगे ना तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। देखो मैं यहाँ छोटे छोटे चिन्ह बना देता हूँ जिससे आप समझ जाओ कि लंबाई बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध ही बढ़ेगा, और अगर मोटाई बढ़ा रहे हो, तार को इससे ज्यादा मोटा कर लिया, इतना मोटा कर लिया ना, तब प्रतिरोध क्या हो जाएगा, एकदम डाउन आ जाएगा, कम हो जाएगा।
अब क्या है, प्रतिरोध ताप पर भी निर्भर करता है। किस पर? प्रतिरोध ताप पर भी निर्भर करता है, निर्भर करता है। देखो जॉर्ज साइमनोव, पीछे आओ, देखो जॉर्ज साइमनोव ने जो ये फॉर्मूला निकाला तब क्या बताया कि सामान्य भौतिक अवस्थाएं होनी चाहिए उस टाइम, सामान्य भौतिक अवस्थाएं, ठीक है। ये क्या होनी चाहिए? सामान्य भौतिक अवस्थाएं, मतलब ताप वगैरह सही होना चाहिए, सेट होना चाहिए। यहाँ क्या बोल रहा है? प्रतिरोध ताप पर भी निर्भर करता है, वही तो बात बोल रहा है। जॉर्ज साइमन ने एक बात बताओ, ताप को फिक्स क्यों रखा, टेम्परेचर को फिक्स क्यों रखा? क्योंकि उसको पता था कि ज्यादा या कम करने से क्या हो सकता है, एक बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है किसमें? प्रतिरोध में, इसलिए उसने ऐसा किया। तीसरी देखो, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है ये पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति। उसमें इतना ही लिख रहा हूं, आप लोग आगे पीडीएफ भेजो तो देख लेना, समझा मैं क्लास ले रहा हूं। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब मैंने आपको ये भी बता दिए। अब यहां से मेनली कितने आए? आर समानुपाती एल और आर व्युत्क्रमानुपाती ए। दो अपने पास क्या आए? रिजल्ट आए, इनको मैं अलग लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो विद्युत प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता को क्या किससे दर्शाते हैं? इससे, और इसको इंग्लिश ये क्या होती है? रो बोलते हैं बेटा इसको, रो। अब रो है क्या? देखो हमने देखा कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? एल के समानुपाती होता है और ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसे लिख सकते हैं। अब जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो देखो हमने ये किया था कि v बराबर v समानुपाती आई था तो v बराबर i r किया था, मतलब कोई ना कोई नियत राशि आई थी। अब क्या है, अपने को यही काम यहाँ करना है। ये r है, समानुपाती का चिन्ह बराबर में बदल दिया, और अब यहाँ कुछ आना चाहिए, तो उसको यहाँ जो आता है वो कौन होता है? रो होता है, रो l अपॉन a। अब अपने को क्या है? r थोड़ी पढ़ना है, हमको तो पढ़ना ही रो है, तो रो का फॉर्मूला नो, तो रो का फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखो रो आया, a ऊपर गया तो r a हो गया, l ऊपर से नीचे जाएगा, ये किसका फॉर्मूला बना? किसका बना? विद्युत प्रतिरोधकता। अब प्रतिरोधकता क्या है? देखो प्रतिरोधकता वो है कि आप लोग जब कोई घन है, सुना होगा घन, क्यूब, आइस क्यूब वगैरह देखे होंगे कभी। क्यूब के जो विपरीत फलक होते हैं, मान लो ये इधर वाला और ये इधर वाला विपरीत फलक है, इनके बीच अगर प्रतिरोध ज्ञात किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे? अरे क्या बोलेंगे? विद्युत प्रतिरोधकता। अब विद्युत प्रतिरोधकता का क्या करना है? एसआई मात्रक भी चाहिए हमें, तो अब एसआई मात्रक कहां से लाएं? एसआई मात्रक तो आपने बताया नहीं, तो निकाल सकते हो भाई। इसमें क्या है? देखो आर का मात्रक ओम और ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल किसको लिखते हैं? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। नीचे कौन है? 1 मीटर है, लंबाई मीटर में नापी जाती है, मीटर स्क्वायर में नहीं नापी जाती, पर क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में नापा जाता है। 1 मीटर से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ क्या आ गया? ऐसा यूनिट क्या आई? ऐसा ही मात्रक क्या आया? किसका? रो का, वो आया ओम इंटू मीटर। अब प्रतिरोधकता देखो मैंने आपको समझा दी। अब सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता, कम प्रतिरोधकता, ये भी मैं समझा देता हूं। प्रतिरोधकता बहुत ही कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अगर विद्युत का अच्छे से चालन करना है तो प्रतिरोधकता बहुत कम होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं तांबा और एल्युमिनियम, एग्जांपल लेते हैं हम, तांबा एवं एल्युमिनियम। आपके सिलेबस से बाहर की चीजें नहीं बता रहा मैं आपको, ये भी काम की चीजें इसीलिए लिख रहा हूं। तो जो तांबा और एल्युमिनियम है ना भाई, इनमें प्रतिरोधकता का मान बहुत कम होता है। इस कारण ये क्या करते हैं? विद्युत तार बनाने में काम ले जाते हैं। आप कभी तार को छील के देखना,
या तो वो चांदी के जैसा दिखेगा, वो तो है एल्यूमिनियम, और जो तांबे का तरह दिखेगा ना वो आप जानते ही हो, तांबे का ही है, कॉपर जिसको बोलते हैं Cu, और एल्यूमिनियम को Al। तत्व याद कर लेना बेटा 30 तक, ठीक है। ये आपके क्या हुए, विद्युत प्रतिरोधकता के बारे में बातें हो गई। अब विद्युत प्रतिरोधकता क्या है, अगर किसी की विद्युत प्रतिरोधकता कम है ना तो उसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से नहीं चला सकते। अब जैसे मिश्र धातुएं हैं, मिश्र धातुएं कौन सी होती हैं, जैसे स्टील है, कांसा है, पीतल है, तो ये क्या होती है, इनकी प्रतिरोधकता का परिसर होता है 10 की पावर -8 ओम मीटर से 10 की पावर -6 ओम मीटर। ये होता क्या है, माइनस नहीं है यहाँ, ये है 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6 है इसका मतलब। और ये क्या है, प्रतिरोधकता परिसर, प्रतिरोधकता परिसर। और इनका प्रतिरोधकता परिसर बहुत ही कम होने के कारण ये क्या होती है, जल्द ही दहन नहीं होता इनका, ये जल्दी नहीं जलती। इसीलिए देखो बर्तन आजकल स्टील के आते हैं, लोहे के बर्तन होते थे ना उस टाइम पे पुराने वाले, आपके घर पे देखना कभी, वो नीचे से काले हो जाते हैं। पर जो प्रतिरोधकता परिसर कम जैसे एल्यूमिनियम के बर्तन हैं, उनको अगर हम आग में लेकर जाए ना तो काले नहीं होंगे। मतलब आपको बताऊं, एल्यूमिनियम के जो बर्तन हैं वो नहीं होते, और लोहे वगैरह के तो होते हैं भाई। तो ये है मिश्र धातुएं, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अरे भाई ये क्या हुआ, विद्युत प्रतिरोधकता, अच्छा अच्छा अच्छा, एक पेज ये खाली छोड़ा गया है, आपको कुछ समझाना है, वो समझा ही देता हूं मैं। वो क्या समझाना चाहता हूं, अगर परीक्षा में 1 एम्पियर की जगह आपको ये बोल दे 1 माइक्रो एम्पियर, या 1 मिली एम्पियर, या 1 नैनो एम्पियर, नैनो एम्पियर, या 1 पिको एम्पियर, और इसे किसमें बदलना है, एम्पियर में बदलना है। इन सभी को कैसे बदलोगे, देखो एक फॉर्मूला बता देता हूँ, एक ट्रिक बता देता हूँ, मीमा नेपी। ये क्या होती है, ट्रिक बता रहा हूँ आपको। अब ट्रिक कैसी है मैं बता देता हूँ बेटा, मीमा नेपी। अब देखो माइक्रो की जगह आपको ऐसे करके भी दे सकता है, माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर देगा तो 1 ऐसे दे देगा, नैनो की जगह देगा तो 1 एन ए दे देगा, सॉरी ये, और पिको की जगह देगा तो 1 पी ए देगा, ठीक है। अब देखो मीमा नेपी में क्या आता है, पहले क्या आएगा, मिली, फिर आएगा माइक्रो, फिर आता है नैनो, फिर आता है पिको। इन सभी को 10 बना दो, 10 10 10 10, 3 का पारा सभी को आता है -3 -6 -9 -12। अब इसको किसमें चेंज करना, वो यहाँ यूनिट आ जाएगी। अब जैसे मैं समझा रहा हूँ, मिली वगैरह बताया मैंने, मान लो 1 माइक्रो आ रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, 1 माइक्रो एम्पियर, कितने एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, मतलब 10 की पावर -6 एम्पियर, मिली 10 की पावर -3 एम्पियर। अब ये 1 की बात कर रहा है तो इससे गुणा 1 ही होगा, तो मैं लिख नहीं रहा, वो समझ लेना आप। 1 नैनो एम्पियर, तो नैनो एम्पियर कितना होगा, 10 की पावर -9 एम्पियर, पिको एम्पियर कितना होगा, 10 की पावर -12 एम्पियर। ये आपकी ट्रिक वगैरह हो गई। अब प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, देखो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम क्या होता है,
मैं चित्र से समझा रहा हूँ अभी। श्रेणी क्रम होता है बेटा जिसमें प्रतिरोध वगैरह कुछ भी किसी का भी संयोजन अगर श्रेणी क्रम में कर रहे हो, जरूरी नहीं है प्रतिरोध का ही हो, सेलों का भी कर सकते हो। आप 12th क्लास में पढ़ोगे कि सेल का संयोजन करना है, और बैटरी संयोजन है, और संधारित्र संयोजन है, बहुत सारे आएंगे आगे तो, पर अभी प्रतिरोध का पढ़ लेते हैं। श्रेणी क्रम में मतलब एक सीरीज में, सीरीज की कैसी होती है, सीधी, तो सीधी लाइन में। और पार्श्वक्रम अगल बगल, मैं आऊं मेरे अगल और मेरे बगल, अब वो अगल बगल क्या है वो आप अच्छे से देख लो क्या है, प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन या पार्श्वक्रम भी बोलते हैं इसको, ये पार्श्वक्रम संयोजन भी होता है, पार्श्वक्रम संयोजन।